हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये फर्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट का और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग है, ये सबसे लंबा पोर्शन है जिसको हम लोगों को करने में एटलीस्ट 2 से 3 महीने 2 महीने तो जरूर लगेंगे। 1.5 से 2 महीने का टाइम लूँगा मैं, चूँकि इसमें बहुत सारे करीबन 14 से 15 क्वेश्चन आपके सिलेबस का पार्ट का हिस्सा है। इसको शुरुआत सबसे पहले कहते हैं ओस्टेड। ओस्टेड एक वैज्ञानिक का नाम था। मैग्नेट चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। यानी करंट जहाँ पे अगर किसी तार से करंट बहता है तो वह क्या मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है, चुंबकीय प्रभाव करता है, चुंबक का गुण दिखलाता है। उसी के बारे में बात करने जा रहा है। पहला चैप्टर का नाम है ओस्टेड, OERSTED, ओस्टेड प्रिंसिपल, यानी ओस्टेड का सिद्धांत। ठीक है, ओस्टेड पहला वैज्ञानिक था। क्या लिखा हुआ? ओस्टेड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये पहला वैज्ञानिक था जिसने बताया कि हम लोग यही जानते थे कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट एक प्रकार का अलग एनर्जी है, लेकिन ये पहला वैज्ञानिक था जिसने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ रिलेशन है। यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, जहाँ पे करंट रहेगा, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होता है। इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? ओस्टेड ने। उसने क्या किया? देखिए, एक तार है, मेरा उंगली जो है एक तार है, और ये जो पेन देख रहे हैं ये एक कंपास सुई है। कंपास में मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ढक्कन नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है। यानी बिजली की तार है, मेरा उंगली अगर बिजली की तार है तो इसके नीचे उसने क्या किया कि एक मैग्नेट रख दिया। चुंबकीय सुई को उसने क्या किया कि उसका पैरेलल रख दिया। देखिए, पैरेलल। और जैसे ही इस तार से करंट को उसने गुजारा तो क्या देखा कि करंट को गुजारने से क्या होता है कि ये जो कंपास सुई है, जो चुंबक की बनी होती है, मैग्नेट की बनी होती है, सडनली वह इस तरह घूम गई। यानी करंट जितनी देर तक बहा उसके अंदर, तब तक वह निडल जो है, कंपास की सुई, वो ऐसे रही। और जैसे उसने करंट को ऑफ कर दिया, कंपास की सुई अपनी पूर्वावस्था में आ गई। इस प्रकार वह पहला वैज्ञानिक था जिसने बताया कि जब किसी तार के नीचे, करंट कैरिंग तार के नीचे जब किसी कंपास सुई को या मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं, उसमें से करंट पास करने पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। अगर नहीं होता तो चुंबक की सुई को ऐसे किसने घुमाया? इलेक्ट्रिक करंट की ताकत नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट चुंबक की, मैग्नेटिक कंपास की सुई को नहीं, नीडल को नहीं घुमा सकता। इसके लिए यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। लेकिन उसने सिर्फ ये बताया कि देयर इज ए सम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ संबंध है। उसको प्रूफ करने का क्रेडिट जाता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर स्विम लॉ, एम्पियर स्विम्स लॉ, यानी एम्पियर का तैरने का नियम। उसने ओस्टेड के नियम को प्रूफ किया। उसने कहा कि एक तार है, अगर इस तार के ऊपर में, जैसे मेरा उंगली एक तार है, इस तार के ऊपर में कोई ऐसा आदमी तैर रहा है। देखिए, ये तैरता हुआ आदमी है, चित्र में देखिए, तैरता हुआ आदमी ऐसा तैर रहा है कि उसका मुंह तार के ऊपर, तैर किधर रहा है? ऊपर में, ऊपर में तैर रहा है इस दिशा में। करंट अगर इधर से इधर करंट जा रही है, करंट इधर से इधर जा रही है, समझ में आ रहा है ना? तो मान लीजिए तार है, ठीक है, और ये आदमी है। तो आदमी का कहना है कि आदमी तार के ऊपर इस दिशा में किस दिशा में तैर रहा है? जिधर करंट जा रही है, ठीक है ना? इसको मैं तार ले रहा हूँ, करंट इधर से इधर जा रही है तो इसका तैर रहा है। ऐसे तैर रहा है कि उसका चेहरा किधर होना चाहिए? तार के नीचे, ठीक है, तार की तरफ होना चाहिए। तो जब वो तैरेगा तो उसका जो बायां हाथ है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर स्विम्स लॉ, देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए man swim in direction of current above the conductor such that his face is towards the conductor, then deflection of north pole of the needle will be towards its left hand। अगर ये तैर रहा है तो इसके नीचे जो चुंबक की सुई है, जो पैरेलल रखी गई थी, चुंबक की सुई का नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, उसके बाएं हाथ की ओर, यानी इधर जो हाथ होगा, क्योंकि वह ऐसे तैर रहा है, वह ऐसे तैर रहा है, तो उसके बाएं ओर यानी इस तरफ घूम जाएगी। इसको हम लोग एम्पियर का स्विम्स लॉ कहते हैं। यानी एम्पियर पहला वैज्ञानिक था जिसने स्पष्ट रिलेशन बताया कि जब किसी तार से करंट गुजरती है तो वह एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और यहीं से एक नया नियम का जन्म हुआ, जो कल तक वैज्ञानिक मानते थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स अलग है और मैग्नेटिक फोर्स अलग है। अब वैज्ञानिक कहने लगे कि नहीं, दोनों फोर्स एक दूसरे से को रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। इसके तीसरे कंडीशन को, एक तीसरा क्वेश्चन देखिए, तब आप लोग को समझ में आएगा। इसका नोट्स मैंने 27 तारीख को आप लोग को दिया है, 27/5/2020 को। कह रहा है कि एक, मैं इस पेज को ले रहा हूँ
कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, देखिए क्या लिखा हुआ है, बी। बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, ठीक है ना। और क्यू चार्ज, क्यू आवेश, चूंकि चार्ज जब फ्लो करता है, चार्ज के बहने, जब आवेश बहता है तो उसको विद्युत धारा कहते हैं, जब चार्ज फ्लो करता है करंट है, तो क्यू इस दिशा में जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है, भी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और क्यू जो चार्ज जो है वह थीटा एंगल से इस दिशा में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, समझ में आया ना। तो क्यू चार्ज इज मूविंग विथ वी वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड एट द एंगल ऑफ थीटा। फिगर में क्लियर फिगर में दिखाया है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये भी जा रहा है भी वेलोसिटी से क्यू चार्ज जा रहा है। सभी को मालूम है कि भी वेलोसिटी है, दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक भी कॉस थीटा, जिधर थीटा होगा भी कॉस थीटा, और दूसरा भी साइन थीटा। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो कि देखिए यहाँ क्लियर निकाला हुआ है, ए फोर्स एक्ट ऑन मूविंग चार्ज, समझ में आया ना। ये जो चार्ज मूव कर रही है उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का मान कितना होता है, क्लियर देखिए, फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी क्यू के मान पर निर्भर करेगा, प्रोपोर्शनल टू बी, बी के मान पर जितना स्ट्रॉन्ग चुंबकीय फील्ड होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, एंड प्रोपोर्शनल टू भी, और उसके वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा। हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू मने आवेश, बी मने मैग्नेटिक फील्ड, भी मने वेलोसिटी, स्मॉल भी है, भी मतलब वेलोसिटी, स्मॉल वेलोसिटी। एफ बराबर क्यू, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, क्यू स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, इसीलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे। क्यों क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे कि दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से मेरा फोर्स आ रहा है, फोर्स भी एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एफ बराबर क्यू बी क्रॉस भी, और सभी को मालूम है दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, बी भी साइन थीटा, यानी एफ फोर्स का मान क्या हो जाएगा, क्यू बी भी साइन थीटा, यानी इस चार्ज पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, क्यू भी साइन थीटा। और दूसरी बात देखिए, द डायरेक्शन ऑफ ए, फोर्स तो लगा, इतना फोर्स तो निकला है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए द डायरेक्शन ऑफ एफ विल बी अलोंग द परपेंडिकुलर टू बी और भी, इट विल बी डिराइव्ड बाय राइट हैंड थम्स रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। इसको समझने के लिए देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में लग रहा है, क्यू चार्ज इस दिशा में जा रहा है, तो फोर्स जो लगेगा बी भी साइन थीटा। आप समझ रहे होंगे कि बी और भी का क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, बी पर भी परपेंडिकुलर और भी पर भी परपेंडिकुलर, यानी फोर्स इस दिशा में लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो मेरा पेन की दिशा देखिए ऊपर की ओर, फोर्स दोनों का परपेंडिकुलर दिशा में लगेगा। इसको हम लोग राइट हैंड थम्स रूल से निकालते हैं या ज्ञात करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, इसमें दो कंडीशन है, कंडीशन 1 और 2। मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब चूंकि इसमें साइन थीटा का मान मैक्सिमम, देखिए क्यू कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है, चूंकि एक बार देने के बाद चेंज नहीं होता, यहाँ थीटा का मान चेंज कर रहा है, ठीक है ना। ये जो एंगल है, ये जो थीटा है वह चेंज हो रहा है, इसलिए थीटा का मान साइन के लिए मैक्सिमम कितना होता है, 90, साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए फोर्स मैक्सिमम जो होगा वह होगा क्यू बी भी साइन 90, यानी क्यू भी बी। मिनिमम कब होगा, जब थीटा का मान 0 होगा। ये 0 कब होगा, एक ही शर्त पर होगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है अगर ये चार्ज उसी दिशा में गति करेगा तो थीटा का मान 0 होगा, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0, इसलिए मिनिमम फोर्स के लिए हो जाएगा एफ बराबर क्यू बी भी साइन 0 बराबर 0। नो एनी फोर्स एक्ट ऑन चार्ज, यानी जब दोनों चार्ज इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी दोनों की दिशा बी और भी दोनों सेम दिशा में होंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। और इसको निकालने का श्रेय जाता है फ्लेमिंग को, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहां से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का खोज हुआ, देखिए मेरा हाथ, फ्लेमिंग क्या कहता है, 3 उंगलियां को, अपने बाएं हाथ के 3 उंगली को इस तरफ फैलाइए, कौन, अंगूठा,
फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसा फैलाना है कि तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर। मैंने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन वी स्ट्रेच फर्स्ट थ्री फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ध्यान से, पहला तीनों उंगली को इस प्रकार हम घुमा रहे हैं, तीनों 90 डिग्री पर। देखिए एक दूसरे का 90 डिग्री पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। फर्स्ट फिंगर किसको दिखा रहा है? मैं अगर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में लग रहा है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लग रहा है, तो जो अभी तुमको बताया मैंने कि बी की दिशा ये है और आई की दिशा, करंट की दिशा इधर है, इन दोनों के चलते जो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है ना, जिस चालक में विद्युत धारा बह रही है, उस पर एक फोर्स लगेगा जिसकी दिशा मेरे अंगूठा के दिशा में होगी। इसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और ये बता दे रहा हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में रोज हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर से याद कर लीजिए आप लोग, अगर मैं बाएं हाथ के तीनों उंगली को इस प्रकार फर्स्ट थ्री फिंगर को स्ट्रेच करते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को दर्शाता है, तो उनके चलते लगने वाला कंडक्टर पर फोर्स, जो तार है उस पर एक फोर्स लगेगा जिसकी दिशा अंगूठा की दिशा में होती है। इसको राइट हैंड थंब रूल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आता है बी। बी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बहुत नाम से जानते हैं। बी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इसलिए बी को बहुत सारा नाम है। और बी का जो यूनिट होता है वह टेस्ला होता है, टेस्ला। और इसका एक और नाम होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स, इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स की संख्या को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग टेस्ला के नाम से जानते हैं, इसलिए बी का यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है। अब आता है राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल को सही मायने में देखा जाए तो एम्पियर को जाता है क्रेडिट निकालने का, ठीक है ना। फ्लेमिंग एम्पियर को जाता है। एम्पियर ने क्या कहा कि अगर ये तार है कहीं पर भी, और जो बता रहे हैं ट्रिक की जिंदगी भर तक याद रखना, क्योंकि यही ट्रिक आगे चल के काम आएगा। ये ट्रिक क्या बोलता है, जब किसी तार से जो भी चीज़, हमने तीन चीज़ अभी आपको पढ़ाया, ओस्टेड का नियम, एम्पियर का स्विंग लॉ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो उससे हम लोग राइट हैंड थंब रूल एक बहुत बड़ा चीज़ है कि अगर ये एक तार है, मेरा उंगली की दिशा में करंट बह रही है, देखिए इस दिशा में करंट बह रही है, अगर करंट अगर इस दिशा में बह रही है, तो इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मेरा अंगूठा क्या दिखा रहा है, करंट की दिशा को, मेरा अंगूठा क्या दिखा रहा है, करंट की दिशा की, करंट इधर जा रही है। तो बाकी जो चार अंगुलियों से हम कंडक्टर को पकड़ते हैं, यानी इस कंडक्टर के चारों ओर का जो क्षेत्रफल है, ये चारों का जो क्षेत्र है, ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। यानी एक सीधी तार के कारण, एक सीधा तार के कारण इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। नज़दीक स्ट्रांग होगा, दूर जाने पर कम होगा, और दूर जाने पर और कम होगा, और दूर जाने पर और कम होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस दिशा में है, और दोनों एक दूसरे का देखिए परपेंडिकुलर है। इस प्रकार राइट हैंड थंब रूल से यह मालूम चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होते हैं। इसीलिए तार अगर इस दिशा में करंट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ऐसे होगी, यानी इस दिशा में होगी, ठीक है ना। ऐसे हम लोग निकालते हैं। मेरा अंगूठा करंट की दिशा को, अगर करंट इधर बहता, अगर इस दिशा में उल्टा बहता, तो हम कैसे पकड़ते, तब ऐसे पकड़ते, मेरा अंगूठा इस दिशा में रहता, और तब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा उल्टा हो जाती, इस दिशा में रहती, लेकिन होता परपेंडिकुलर। इसको हम लोग फ्लेमिंग का, इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से नाम से जानते हैं।